नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास तमाम खबरों की। लेकिन हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है, भाजपा को करारी हार मिली है, उसके राजस्थान की राजनीति में क्या असर होने जा रहे हैं और दोस्तों लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश के भी निकायों के चुनाव की आज परिणाम आए हैं दोस्तों, उसका सारी हम समीक्षा करेंगे विस्तार से। और कांग्रेस और भाजपा की अब जो रणनीतियां यहाँ बदलने जा रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में, उसका स्थानीय स्तर पर जैसे भादरा, नॉर्थ, तारनगर, राजगढ़ आदि की विधानसभा सीटों पर इसका क्या असर रहने वाला है, हम इसके मायने भी दोस्तों जानेंगे विस्तार से। आपको सारी खबरें आज राजनीतिक रूप से हम बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे भादरा आसपास खबरों की भी। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी खबर स्थानीय स्तर पर अगर ली जाए तो विधायक बलवान पूनिया की धर्मपत्नी सुनीता बेनीवाल का एक सफल ऑपरेशन हुआ जयपुर के एसएमएस अस्पताल में। दोस्तों, उनको ब्रेस्ट की गांठ थी, उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक आज किया गया। उससे पहले भी एक ऑपरेशन सुनीता पूनिया का किया गया था और इस अवसर पर बलवान पूनिया ने धन्यवाद दिया उन डॉक्टर्स की टीम को और डॉक्टर समिता जैन को, जिन्होंने सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके अलावा क्षेत्र के अनेक लोग भी दोस्तों दुआ कर रहे हैं कि बलवान पूनिया की धर्मपत्नी को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो आज अभियान चला गया पूरे राजस्थान में दोस्तों वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए। और ये इसलिए किया गया क्योंकि दुर्घटनाओं में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है राजस्थान में, उसमें कुछ कमी आए, उस पर कुछ अंकुश लगे। इसको लेकर पूरे राजस्थान में आज से ये अभियान चलाया गया है। और वाहन चालकों को, मोटरसाइकिल सवार हो, दुपहिया वाहन चालकों को विशेष तौर से आज समझाइश की गई, उनके चालान भी काटे गए। और पूरे राजस्थान में ये अभियान तेज़ गति से और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चला और इस प्रकार ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं सरकार ये मानती है कि दुर्घटनाओं में कमी तब होगी जब सभी वाहन चालक, जो दुपहिया वाहन चालक हैं विशेष तौर से, वो हेलमेट लगाकर निकलेंगे। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं का शिकार बाइक सवार दुपहिया वाहन चालक ही बनते हैं और दोस्तों वो हादसे में जान भी गंवाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास हेलमेट नहीं होता है तो बहुत सी ज़िंदगियां बचाई भी जा सकती है। आप भी इसको सीरियसली और गंभीरता के साथ ले। जब भी आप अपना वाहन लेकर, दुपहिया वाहन लेकर जब घर से निकलते हैं तो हेलमेट साथ लेकर ज़रूर निकले। इसके अलावा दोस्तों आज जैसे ही कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है, कांग्रेसियों में खुशी का ठिकाना नहीं है और पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र पर ये दौर चला है। जयपुर का कार्यालय हो या फिर दिल्ली का कार्यालय हो कांग्रेस का। और ऐसे ही शेर सिंह गोस्वामी, जो कि भादरा के गैर जाट एक बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, विशाल गोस्वामी अपने पुत्र के साथ वो दिल्ली पहुंचे दोस्तों कांग्रेस के कार्यालय में। और प्रभारी रणदावा सहित रामेश्वर डूडी हो, डोटासरा हो, उनसे मुलाकात की और उनको जीत की बधाइयाँ दी। भादरा को लेकर कुछ वार्ताएं भी की। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 के तहत सागड़ा गांव से आज लंपी स्किन डिजीज बीमारी से प्रभावित गायों का सैंपल लिया गया। क्योंकि अब दोबारा इस बीमारी की दोस्तों चर्चाएं सुन रही हैं। जैसे कोरोना के आंकड़े आ रहे थे, हालांकि कोरोना को WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक प्रकार से साधारण बीमारी करार अब दे दिया गया। उसको विश्व बीमारी या महामारी अब वो नहीं रही है, ये तय हो चुका है। लेकिन लंपी स्किन डिजीज बीमारी से बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई थी और राजस्थान सरकार को उन गायों की मौत जो हुई थी उनके पशुपालकों को दोस्तों 40,000 के मुआवजे का भी ऐलान किया था। तो आज डॉक्टर संजीव कौशिक, जो कि उप निदेशक है, उनके नेतृत्व में सैंपल लिया गया। उनका साथ दिया राजन देसवाल, छानीबड़ी के है डॉक्टर। और इसके अलावा जयप्रकाश पशुधन सहायक है सागड़ा के, टीम द्वारा हेल्प की गई और ये सैंपल जो है
लंपी स्किन डिजीज बीमारियों से ग्रसित जो भी गायें मिली उनका सैंपल लिया गया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की तो भारतीय ओलंपिक संघ ने बहुत बड़ा डिसीजन आज लिया है। भारतीय कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। आपने देखा होगा पिछले 20-22 दिनों से लगातार देश के पहलवान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि खेल मंत्री है दोस्तों, उनके द्वारा प्रताड़ित है तमाम जो वो पहलवान जो बैठे हैं धरने पर, और तरह तरह के आरोप दोस्तों लगाए जा रहे हैं। और अभी तक ब्रजभूषण ने इस्तीफा नहीं दिया, वो अपना बेगुनाही की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं ढीला मस्ती दोस्तों करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज जो अमान्य घोषित किए गए, ये 45 दिन में पुनः इसके चुनाव करवाए जाएंगे। तो इसका अकाउंट्स दस्तावेज जो है वो मंगवाए गए हैं और जल्द ही इसको लेकर अब सरकार भी इशारे कर चुकी है। किसी भी क्षण अब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में। और लगभग 21 दिनों से जो पहलवानों का धरना लगातार चल रहा था, अब देखना बाकी है कि क्या वो धरना अब जल्द ही हट सकता है। दोस्तों कर्नाटक के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाजपा ने इस मामले में ढीला मस्ती जो की है। दोस्तों बहुत जल्दबाजी से ऐसे फैसले लेने चाहिए। लगातार देश के पहलवान जो है वो धरना स्थल पर बैठे थे और हम चुनाव की भी बात करेंगे, वो क्या परिणाम रहे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कल एक घटना की ज़बरदस्त चर्चा भादरा क्षेत्र में लगातार रही। और वो घटना कल तो उस घटना की को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन वो 11 मई की रात्रि 9 बजे की घटना है, जिस एक वाहन को भादरा के लूटा गया था 5 लुटेरों द्वारा। उनके पास एक कार थी सफ़ेद रंग की। दोस्तों दरअसल मामला उस समय ये था कि फतेहाबाद से जयवीर झोल्ड और हरि सिंह ढूकिया जो है वो भादरा आ रहे थे और वो आ रहे थे रामसरा महराणा होते हुए इस रास्ते से भादरा में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन महराणा के पास जब वो पहुंचते तो सामने से एक गाड़ी आती है, सफ़ेद हुंडई इयोन गाड़ी, जो कि सामने से आई और टक्कर मारकर जो जयवीर झोल्ड और हरि सिंह ढूकिया की गाड़ी है उनको रुकाने का प्रयास करती है। जब वो नहीं रोकते हैं तो गाड़ी में पत्थर से और ईंट बाटों से दोस्तों शीशे तोड़ दिए जाते हैं और ज़बरदस्ती गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई जाती है। ये एक इसका दोस्तों वीडियो भी है, सीसीटीवी फुटेज है जो हमारे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। किस प्रकार गाड़ी आई और उसके आगे गाड़ी लगाकर लुटेरों ने वो उस गाड़ी को रुकाया है। उसके बाद में मारपीट की है, छीना झपटी की है, गाड़ी कोसने का भी प्रयास किया गया। लेकिन वहाँ जो शोरगुल हुआ, हो हल्ला हुआ, वहाँ कुछ ग्रामीण आ पहुँचे थे। इसको लेकर वो लुटेरे जो है वो 18,700 रुपये लूट के ले गए। एटीएम में डेबिट कार्ड, गाड़ी के कागजात आती लूट कर वो अपनी गाड़ी में फरार हो गए। और ग्रामीणों के आने से कहीं ना कहीं मैराना गांव में वो गाड़ी जो है वो प्रवेश करवाने से ही जयवीर झोल्ड और हरि सिंह ढूकिया की कहीं ना कहीं जान बची है। और आए दिन इस प्रकार की घटना भादरा में गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। और दोस्तों मैं आपको अचरज की बात बताऊं तो पिछले 1 महीने में 6वीं ये वारदात है। और इस प्रकार से हल्की और भारी और बड़ी लूट की वारदातों को मिला लिया जाए तो लगातार एक अराजकता की सी स्थिति भादरा क्षेत्र में और नौर क्षेत्र में लगातार देखने में आ रही है। राजगढ़ भी इससे अछूता नहीं है दोस्तों। राजगढ़ में भी चोरी की घटना और इस प्रकार की लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या कानून व्यवस्था का सवाल है या नज़दीकी हरियाणा की सीमा लगती है, इसको लेकर क्षेत्र में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहना होगा और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी इस प्रकार से आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो कुल मिला के ये घटना भादरा क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर घटना है और क्षेत्र के व्यापारियों में लगातार इसको लेकर दहशत व्याप्त है। अगर वो सरसा, हिसार, आदमपुर आदि स्थानों पर जाने वाले हैं अपनी गाड़ी से
तो दोस्तों उनमें कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव लगातार पनप रहा है। उसको पुलिस कैसे सुरक्षा प्रदान करेगी? और आज जब हेलमेट को लेकर अभियान चलाया गया तो हर गांव की सड़कों पर पुलिस प्रशासन के लोग दिखाई दिए, कर्मचारी दिखाई दिए, लोगों को रोकते हुए, जागरूक करते हुए और हेलमेट के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई दिए। तो इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे और अब वो खास खबर आपको बताएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं एक सियासी शादी की। आज एक सियासी शादी हुई दोस्तों बादरा के सेरडा गांव में। दयानंद बेरवाल जो कि पीसीसी सदस्य है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उनके सुपुत्र विनय बेरवाल की शादी का अवसर था। आज पार्टी थी, उस पार्टी में हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया दोस्तों। और सिलोचना बेरवाल जो कि उपाध्यक्ष है महिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ की, उन्होंने स्वागत किया सभी मेहमानों का, जो आने वाले मेहमान थे। और बड़े बड़े यहाँ नेतागण भी पहुँचे दोस्तों। संजीव बेनीवाल हो, विक्रम बेनीवाल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, माकपा के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और यहाँ नेतागण दिखाई दिए। तो ये एक प्रकार से सियासी शादी थी। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी, बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया गया था शादी का। तो कुल मिला के ये सियासी शादियों का प्रचलन भी भादरा में बढ़ता जा रहा है और सियासी शादी खासी चर्चा भी बटोरती है भादरा क्षेत्र में लगातार। अब हम बात करेंगे दोस्तों चुनावों की और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है राजस्थान की राजनीति पर और क्षेत्रीय विधानसभाओं में भी उनका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। कर्नाटक के चुनाव में 224 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस ने 136 सीटें लेकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। 113 सीटों में यहाँ बहुमत होता है, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत से भी कहीं अधिक प्रचंड जीत दर्ज की है। और पहले 104 सीटें भाजपा ने यहाँ जीती थी 2018 में, अब वो मात्र 64 सीटों पर सिमट चुकी है। उनको लगभग 41 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस को 57 सीटों का फायदा हुआ है। 20 सीट जेडीएस पार्टी ने यहाँ जीती है, 4 अन्य के खाते में गई है। तो अब यहाँ चुनौती जो है कांग्रेस के लिए वो है मुख्यमंत्री की दौड़ में। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने प्रचंड यहाँ जीत दर्ज की है। सिद्धारमैया हो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सीएम के, वो दावेदार है। और नया नाम खड़गे का है दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका राज्य है और वो स्थानीय है और बहुत स्थानीय राजनीति पर पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं खड़गे। तो देखते हैं मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, कहीं यहाँ कांग्रेस में फूट ना उभर कर आए, क्योंकि कांग्रेस ने दोस्तों बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। हिमाचल के बाद में लगातार कर्नाटक जीतकर 2024 के चुनाव के लिए कमर कस ली है और एक नई ऊर्जा के साथ 2024 के चुनाव में कांग्रेस अब जाने वाली है। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, विधानसभा चुनाव है। तो यहाँ भी अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग कर सकती है। जैसे सचिन पायलट ने लगातार कांग्रेसियों को, आला नेताओं को जो टेंशनें दी है, अशोक गहलोत को जो टेंशन दी है, क्या उसका अब समाधान होने वाला है? लगातार सचिन पायलट भी 5 दिवसीय जन संघर्ष यात्रा पर निकले हुए हैं और ज़बरदस्त भीड़ उनकी यात्रा में आ रही है। वो कहीं भी कांग्रेस का झंडा उनकी यात्रा में दिखाई नहीं दे रहा और उनके गले में दुपट्टा भी कांग्रेस का नहीं है, पीले कलर का दुपट्टा पहना है, लेकिन तिरंगे झंडे के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है सचिन पायलट के द्वारा। तो क्या सचिन पायलट 5 दिन बाद जब यात्रा समापन करेंगे तो कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं? क्या उससे पहले कांग्रेस जो कि कॉन्फिडेंस में आ चुकी है, सचिन पायलट का यहाँ चैप्टर क्लोज कर सकती है? दोस्तों बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अब पावरफुल हो चुकी है और कांग्रेस ने एक प्रकार से आम आदमी पार्टी के अभियान को भी ब्रेक लगा दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कर्नाटक में भी चुनाव लड़ रही थी।
अब आगे जैसे जैसे कांग्रेस की जगह लेती जा रही थी आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी को ब्रेक लगाए और दिल्ली में जिस प्रकार से शीश महल का खुलासा हुआ है, उसके बाद में केजरीवाल सवालों के घेरे में है और स्वयं दिल्ली में उनके गढ़ में उनका भारी विरोध सामने आ रहा है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़रूर राहत दी है कि कर्मचारियों के अब वो तबादले कर सकते हैं, ये पावर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को मिला है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंस में और राजस्थान में क्या बदलाव करने की अब स्थिति में आ चुकी है। हम बात भाजपा की भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस अब निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। और सबसे बड़ा, क्या सचिन पायलट को अगर यहीं रखा जाता है और कर्नाटक के चुनाव में सीएम का सफलतापूर्वक वहाँ चैप्टर क्लोज हो जाता है, सीएम कोई कांग्रेस का सफलतापूर्वक बगैर विवाद के बन जाता है, तो कांग्रेस फायदे में रहेगी। अन्यथा कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की बातें कर रहे हैं, अभी बहुत दूर है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, वो चुनाव अलग फैक्टर लिए होते हैं और नरेंद्र मोदी उन चुनाव के लिए बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है और विश्व के सबसे बड़े नेता है। तो आने वाले 10-15 वर्षों तक तो कांग्रेस केंद्र की लड़ाई में बीजेपी को पछाड़ने की स्थिति में दिखाई नहीं देती, लेकिन राजस्थान में वो क्या अपनी सरकार बचा सकती है, क्या यहाँ अपना ही परफॉर्मेंस में सुधार कर सकती है और भाजपा को जो है एक एंटी इनकम्बेंसी का मोमेंटो मिला हुआ है, उस मोमेंटो को मोड़ सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है और भाजपा के पास भी अब अवसर है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो नए नए एक्सपेरिमेंट भी करती है, क्योंकि प्रचंड जीत बीच बीच में उनको लगातार मिलती रही है, लेकिन हार से सबक भी भाजपा लेती है। यहाँ कर्नाटक में मिली करारी हार के बाद लगता है राजस्थान में अब वसुंधरा राजे के चेहरे पर खुशी हो सकती है, क्योंकि अब ये लड़ाई केंद्र के आला नेता मोल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर जगह वो पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में एक अलग फैक्टर होता है और किसी भी स्टेट के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं और क्षेत्रीय जो लोकल नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े चेहरा माने जाते हैं। उनको दरकिनार कर इन राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बहुत बड़ी आफत यहाँ आती है। और आपने कर्नाटक में देखा होगा, कर्नाटक में क्यों आ रही भारतीय जनता पार्टी, उसके पूर्व सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, पूर्व सीएम का अगर मैं नाम लेकर बताऊं तो जगदीश सोटार, दोस्तों उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। और अगर बात करें पूर्व डिप्टी सीएम की तो लक्ष्मण सावदी, आपको याद होगा, उनके साथ 8 बड़े नेता जो मंत्री थे बीजेपी की सरकार में, वो छोड़कर खलबली मचा चुके थे कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले, और अनेक नेता और भी बीजेपी के कांग्रेस में जा चुके थे। तो यहाँ कांग्रेस ने प्रथम मोमेंटो तो ले ही लिया था और उसके बाद में लगातार भाजपा वहाँ नहीं संभली और जो तिरस्कार एक प्रकार से किया था पूर्व सीएम का और निकालने की और उनको दरकिनार करने की जो रणनीति भाजपा ने बनाई थी वो कारगर साबित नहीं हुई। तो क्या राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की रणनीति भाजपा पर यहाँ भी भारी पड़ने जा रही है? निश्चित रूप से पड़ेगी दोस्तों। वसुंधरा राजे बहुत बड़ा चेहरा है और आज सचिन पायलट ने भी दिखा दिया कि वो रथ यात्रा कर रहे हैं, जन संघर्ष यात्रा, वो भी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका देने की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब ये लड़ाई मोल नहीं लेना चाहेगी और वैसे भाजपा और आलाकमान के बीच में दूरियां कम हुई हैं, लेकिन अब ये दूरियां बहुत ज़्यादा खत्म होकर वसुंधरा राजे के हाथ में कमान आ सकती है और वो रथ यात्रा या किसी प्रकार की यात्राओं पर भी निकल सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्री हैंड भी उनको धीरे धीरे भाजपा दे सकती है। ये फ़ायदा भाजपा में यहाँ वसुंधरा राजे को हो सकता है और इसका बेनिफिट जैसे भादरा की बात करें तो संजीव बेनीवाल को वसुंधरा राजे का चेहरा अगर सीएम फेस के लिए रहता है और विधायक दल के नेता के रूप में भी वो चुने जाते हैं
तो कम से कम उससे पहले उसकी तैयारियां होगी और पार्टी मन बनाएगी, आला कमान के जो नेता है वो उनको स्वीकार करेंगे। तो कहीं ना कहीं टिकट जो बंटवारा होगा उनमें अपने खास को और मजबूत उम्मीदवारों को और अपनी सर्वे के हिसाब से उम्मीदवारों को टिकट दी जा सकती है। तो उसमें संजीव बेनीवाल को सबसे ज़्यादा फायदा भादरा से हम मान सकते हैं और अभिषेक मटोरिया को भाजपा टिकट के लिए नौर से उसका सबसे ज़्यादा फायदा मान सकते हैं। और राजगढ़ की बात करें तो अभी गुमनामी के भंवर में है और वहाँ हम बार बार आपको कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। राहुल कसवा को भाजपा का चेहरा बनाया जा सकता है विधानसभा में। लोकसभा के चुनाव बाद में है, वो दरअसल सस्पेंस रखा जा सकता है। अगर तारानगर की बात करें तो राकेश जांगिड़, अगर ऐसा हुआ तो वो फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन राकेश जांगिड़ खास माने जाते हैं राजेंद्र राठौड़ के। तो यहाँ ज़रूर कुछ उलझन की स्थिति हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा चेहरा और तारानगर की विधानसभा में है नहीं राकेश जांगिड़ के अलावा। तो वहाँ स्थितियाँ जो है वो अलग है, लेकिन भादरा में स्थितियाँ इसके अलावा बिल्कुल भिन्न है दोस्तों। यहाँ बड़े चेहरे भी हैं और एसपी सिंह बार बार पत्ते खोलने की बात करते हैं, लेकिन हर बार पत्ते बंद रखकर चुपचाप बैठ जाते हैं। 10 मई को जब सिरोही में पीएम आए थे तो उस सभा के माध्यम से भी वो भाजपा में शामिल होने की बात थी, उनके अंदरूनी ये खबरें थी, सूत्रों से निकली थी। उसके बाद में 13 को आज भी एक बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन जो एसपी सिंह है वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और ये उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए कतई ठीक भादरा के संदर्भ में तो नहीं माना जा सकता दोस्तों। तो देखते हैं वो कितना साहसिक कदम उठाते हैं, लेकिन यहाँ संजीव बेनीवाल के लिए बड़ी सुगम स्थितियाँ हो सकती है। और जयदीप डूडी भी टिकट की दौड़ में है, लेकिन कहीं ना कहीं सोर्सेज की अगर माने और क्षेत्र की चर्चाओं की बात करें, क्षेत्र में सर्वे की बात करें, सर्वमान्य नेता की बात करें और विशेषज्ञों की माने तो कहीं ना कहीं लड़ाई बड़ी पेचीदा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा संजीव बेनीवाल भाजपा से है। अब कांग्रेस का चेहरा क्या हो सकता है? क्या कांग्रेस अति उत्साहित स्थिति में अब आ चुकी है तो यहाँ समझौता ना भी करे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। कांग्रेस यहाँ टिकट भी दे सकती है। और आज जो सियासी शादी की हम बात कर रहे थे, दयानंद बेरवाल एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का माना जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं दयानंद बेरवाल या अन्य कोई और नेता भी यहाँ उम्मीदवारी जता सकते हैं। एसपी सिंह बढ़िया भी कांग्रेस की टिकट के बड़े दावेदार हो सकते हैं। तो ये अभी सस्पेंस है, हम बात आगे करेंगे इसको लेकर। लेकिन अब मैं आपको यूपी के चुनाव के भी परिणाम दोस्तों बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी निकायों के चुनाव हुए, जल्दी से अगर रिजल्ट बताए तो महापौर के जो नगर निगम है वो 17 नगर निगमों के चुनाव थे और 17 की 17 नगर निगमों में भाजपा के महापौर बने हैं। भाजपा का कब्जा हुआ है। बीएसपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, किसी का भी यहाँ खाता नहीं खुला है। तो प्रचंड जीत दर्ज की है योगी आदित्यनाथ ने। अगर बात करें नगर पालिका अध्यक्ष की तो 200 सीटें हैं, लेकिन 199 पर चुनाव हुए हैं और उनमें 112 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है नगर पालिकाओं में अध्यक्ष बनाकर। एसपी की बात करें तो 52 सीटें एसपी ने जीती है, बीएसपी ने 14 और अन्य ने 14, जबकि 7 सीटें यहाँ कांग्रेस ने जीती है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा निम्न स्तर का रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर बात करें नगर पंचायत अध्यक्षों की, जो कि 544 सीटें थी, उन 544 सीटों में 229 सीटें जीतने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। प्रचंड बहुमत यहाँ हम कहें। एसपी समाजवादी पार्टी 156 सीटें यहाँ जीत पाई, जबकि बीएसपी की बात करें तो 47 सीटें बीएसपी ने यहाँ जीती है। जबकि हम बात करें, माफ़ कीजिएगा, एसपी ने यहाँ 156 सीटें जीती है और बीएसपी ने 47 सीटें जीती हैं। जबकि यहाँ बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने यहाँ दोस्तों सीटें जीती है 40, जबकि 72 सीटों पर अन्य या निर्दलीय बढ़त बनाकर जीत चुके हैं।
तो ये चुनाव लगभग आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में तो पार्षदों के भी चुनाव हुए। और विस्तार से अगर मैं बताऊं तो नगर पंचायत सदस्यों के 7,178 पदों पर चुनाव हुए, जिसमें अधिकांशतः बीजेपी ने जीते हैं। अगर बात करें महापौर के तो 17 हुए और पार्षद नगर निगम के 1420 पार्षदों के चुनाव हुए, अधिकांश में बीजेपी जीती है। सबसे प्रचंड जीत बीजेपी की यहाँ रही है। और पालिका अध्यक्ष की बात करें 199 में, तो यहाँ भी बीजेपी ने 112 जीते ही हैं। अगर बात करें नगर परिषद 5,327 पदों पर चुनाव हुए, तो यहाँ लगभग आधे के चुनावों के रिजल्ट आए हैं, लेकिन आधे के चुनाव रिजल्टों में भी लगभग 1400 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहाँ जीते हैं। और इसके अलावा बात करें नगर पंचायत अध्यक्ष जो कि 544 है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है। तो कुल मिला के बात करें योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड जीत दर्ज की है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई सानी नहीं है। सपा, बीएसपी, कांग्रेस ने वहाँ बहुत निम्न स्तर का प्रदर्शन किया है। तो इन चुनावों को लेकर जरूर भाजपा खुश हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में उनकी लहर लगातार चल रही है। और यहाँ से एक बात और निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी अगर चुनाव विधानसभा के होती है, वो अगर यहाँ पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए तो दोस्तों बहुत प्रभाव पड़ेगा यहाँ, क्योंकि विधानसभा के चुनाव वहाँ योगी आदित्यनाथ सर्वोसर्वी है। तो ये फर्क होता है दोस्तों क्षेत्र की राजनीति का। और कर्नाटक में भी भाजपा ने मुंह की खाली है। राजस्थान में भाजपा क्या करेगी, मध्य प्रदेश में भाजपा क्या करेगी, अब रणनीतियां बदलेगी ज़रूर। और राजस्थान में वसुंधरा राज्य हो सकती है अब इस बार 2023 के दिसंबर महीने में चुनाव में सर्वमान्य नेता के रूप में। तो आज 13 मई को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, हम बात करें आज के दिन भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी 1952 को। 13 मई को आज के दिन ही पहला संसद का सत्र प्रारंभ हुआ था। और इसके अलावा भारत ने 1998 में आज के दिन पोखरण में राजस्थान में 2 परमाणु शक्तिशाली विस्फोट किए थे। और इसके अलावा 2000 में लारा दत्ता बनी थी मिस यूनिवर्स, खिताब जीता था। आज के दिन 1905 में राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद का जन्मदिन भी है। और 1648 में आज के दिन लाल किले का निर्माण पूरा हुआ था। और जल्दी से बात करें हम मंडियों के भाव की, तो नौर में आज गेहूँ 2100 रुपये, ग्वार के भाव 5611 रुपये, जबकि अरंडी बिकी है 5974 रुपये, मोट के भाव 6541, चना 4760, सरसों के भाव 4450 रहे। आदमपुर मंडी में नरमा 8080, सरसों के भाव 5000, ग्वार के भाव 5470, गेहूँ 2300 रुपये, जो बिका है 1800 रुपये प्रति क्विंटल। एलनाबाद मंडी में नरमा 8100, सरसों के भाव 5000, ग्वार के भाव 5460, गेहूं के भाव 2315, जबकि अरंडी बिकी है 6025, चना 4700, मूंग के भाव 7830 रुपये प्रति क्विंटल। और आज की अंतिम मंडी सरसा मंडी में ग्वार बिका है 5380, गेहूँ बिका है 2125, नरमा बिका है 7651, सरसों बिकी है 5450 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि आज मौसम का मिजाज 13 मई को 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर रहा। 11 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। मात्र 40 से 50-60% बादल आसमान में छाए रहे। रात्रि को भी मात्र 10 से 15% बादल छाए रहेंगे। 36 से 42 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहेगा। और 18 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आने की भी संभावना है, तेज़ हवाएं चलेगी। 14 मई को कल कैसा रहेगा, मौसम का मिजाज 31 से 42 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम, 37 से 42 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को, जबकि रात्रि को 31 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो कुल मिला के ये रहा मौसम का मिजाज। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बादल 50-60% आसमान में छाए रहेंगे। परिवर्तनशील मेघ भी आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए समाचारों में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।